नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे भारत का इतिहास, कक्षा 12 का अध्याय 6, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। इन पाठों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इससे पहले हम इसके 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे क्रांतिकारी आंदोलन। अंग्रेजी शासन काल में विभिन्न स्थानों पर ब्रिटिश शासकों को जनजातीय प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद भूराजस्व प्रणाली, प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रणाली में उन्होंने परिवर्तन किया और उस परिवर्तन ने जनजातीय समाज को प्रभावित किया। यहाँ तक कि ठेकेदार, व्यापारी, साहूकार आदि लोग भी अंग्रेजों के बिचौलियों के रूप में कार्य करने लगे। वनों पर अधिकार कर वन संपत्ति की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के नियम बनाकर प्रतिबंध लगा दिए गए। जनजातीय लोगों से बेगार ली जाने लगी और ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ जनजातीय क्षेत्रों में बढ़ने लगी। आक्रोशित जनजातीय लोगों ने अंग्रेजी सरकार से संघर्ष किया। इस विरोध के अंतर्गत पूर्वी भारत में चुआर जाति, खासी, सिंगो, नागा, कुकी व खोंड, संथाल, कोल, मुंडा, भूमिज आदि जनजातियों ने विद्रोह किया। तो ये आपको याद रखना है, पूर्वी भारत में विद्रोह करने वाली जनजातियों का। फिर पश्चिमी भारत में भील, रामोसी आदि ने विद्रोह किया। दक्षिण भारत में कोरामाल्या, कोंडाडोरा जनजातियों ने विद्रोह किया। खासी विद्रोह है असम की सीमाओं के निकट पहाड़ी क्षेत्र में खासी जनजाति ने 1829 ईस्वी में किया। खासी विद्रोह कब हुआ? 1829 ईस्वी में असम। इस आंदोलन का कारण क्या था? देखो, अंग्रेज सरकार ने सड़क बनाने का कार्य प्रारंभ किया और इस कार्य में खासी जनजाति के लोगों को बलपूर्वक मजदूरों के रूप में भर्ती किया, जिससे इन जनजातियों में आक्रोश बढ़ गया और यह आंदोलन यानी खासी आंदोलन का जो नेतृत्व है वो तीर्थ सिंह के द्वारा किया गया। तो खासी विद्रोह है असम में 1829 ईस्वी में और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तीर्थ सिंह। फिर है कोल विद्रोह है 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर से प्रारंभ हुआ और इसका जो कारण था वो था अंग्रेजों की शोषणकारी नीति, कठोर भूमि कर व्यवस्था और स्थानीय अधिकारियों कर्मचारियों के व्यवहार से ये या कोल जनजाति के लोग असंतुष्ट थे, जिससे कोल जाति के लोगों ने विद्रोह किया। भूमिज विद्रोह है, भूमिज जनजाति ने 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किया। फिर है खोंड विद्रोह, यह उड़ीसा के सीमा के निकट हुआ 1846 ईस्वी में। इसका नेतृत्व यानी खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? चंद बिसाई ने। ये आपको याद रखना है। फिर है संथाल विद्रोह है, इसका कारण भूमि कर अधिक वसूला जाना, अंग्रेजी अदालतों से उचित न्याय न मिल पाना, पुलिस के अत्याचार एवं भ्रष्टाचार, महाजनों द्वारा शोषण किया जाना, उधार की समस्या आदि कारणों से संथालों ने विद्रोह किया। यह विद्रोह 30 जून 1855 को किया गया। कहाँ पर? बगनी डीह में। इसके जो प्रमुख यानी संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे सिंधु और कानू। इन्होंने कहा कि स्वयं ईश्वर ने इन्हें इस कार्य के लिए चुना और स्वर्ग से इन्हें संदेश प्राप्त हुआ है। प्रत्येक गांव में सिंधु और कानू की ओर से एक पत्तल, धूप में सुखाए गए चावल, तेल एवं हल्दी भेजी गई। 1855 में
सिंधु पकड़ा गया और उसे मार दिया गया। फरवरी 1856 में कान्हू भी पकड़ा गया। इस प्रकार 1856 में संथालों का विद्रोह समाप्त हुआ। फिर है मुंडा विद्रोह। यह मुंडा जनजाति द्वारा किया गया 1899 से 1900 ईस्वी के दौरान। इसका नेतृत्व करने वाले थे बिरसा मुंडा। यह आंदोलन रांची में किया गया। जून 1900 में जेल में बिरसा मुंडा की मृत्यु हो जाती है। फिर है रामोसी विद्रोह। ये भी अंग्रेजों की शोषणकारी नीति के विरुद्ध आंदोलन किया गया 1822 ईस्वी में। इसका नेतृत्व, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह के द्वारा किया गया। भील विद्रोह 1825 ईस्वी में। इसका नेतृत्व सेवरम के द्वारा किया गया। तो ये कब शुरू हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया, ये आपको प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। कोरा माल्या विद्रोह दक्षिण में 1900 ईस्वी में विद्रोह हुआ। कोरा माल्या ने अपने को 5 पांडवों में से एक पांडव बताया और कहा कि उसमें बांस को बंदूकों में और पुलिस की बंदूकों को पानी में बदलने की शक्ति है। गोदावरी एजेंसी में वन अधिकारियों उत्पाद शुल्क के विरोध में आंदोलन हुआ। इस आंदोलन का जो नेता था वो था राजन अनंतया। फिर है कोंडाडोरा विद्रोह। यह विशाखापट्टनम में कृष्ण देवपेटा की पहाड़ियों में यह आंदोलन हुआ। 1922 ईस्वी में तपस्वी राम राजा के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह किया गया। उड़ीसा एवं आंध्र में ब्रिटिश सरकार के समानांतर सरकार बनाने की योजना बनाई गई। अंत में गौतम डोरा मारा गया और राम राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे कैद कर गोली मार दी। इन्होंने अंग्रेजी सत्ता को इनकी समस्याओं की ओर ध्यान देने पर मजबूर कर दिया। सशस्त्र प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप कई भूमि संबंधी सुधार किए गए। 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया गया। फिर है क्रांतिकारी एवं अन्य गतिविधियां। भारत में महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रमुख केंद्र इंग्लैंड में लंदन, फ्रांस में पेरिस, अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को और पोर्टलैंड, जर्मनी में बर्लिन एवं जापान में टोक्यो, ये मुख्य केंद्र थे। गदर दल ने जर्मनी की सहायता से और आज़ाद हिंद फौज ने जापान की सहायता से अंग्रेजी राज्य को भारत से समाप्त करने का प्रयास किया। लंदन में 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की। इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की गई? लंदन में। किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में। इन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक अखबार निकाला। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा गया। इसी प्रकार पेरिस में एस.आर. राणा, श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामा आदि ने सक्रिय योगदान दिया। फिर है अभिनव भारत। अभिनव भारत की स्थापना कब हुई? 1906 में। नासिक में गणपति उत्सव मनाने के संबंध में 1899 ईस्वी में मित्र मेला संगठन की स्थापना हुई। सबसे पहले 1899 में मित्र मेला संगठन की स्थापना होती है और 1906 ईस्वी में इसी मित्र मेला से सावरकर के नेतृत्व में अभिनव भारत
की स्थापना होती है। नवयुवकों को लाठी चलाने, तलवार चलाने, पहाड़ पर चढ़ने, घुड़सवारी करने, दौड़ने आदि की शिक्षा देकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार करने लगी। कौन सी योजना? अभिनव भारत योजना। अभिनव भारत ने विदेशों से पिस्तौल आदि शस्त्र एकत्रित किए। लंदन से विनायक दामोदर सावरकर ने शस्त्र भारत में भिजवाए। अभिनव भारत की ओर से पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाने की कला सिखाने के लिए विदेश भेजा गया। बापट ने रूसी पुस्तक बम मैनुअल की प्रति प्राप्त कर इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। अभिनव भारत ने बंगाल एवं भारत की अनेक गुप्त क्रांतिकारी संस्थाओं से संबंध स्थापित किया। फिर है करजन वैली हत्याकांड। ये 1909 में हुआ। करजन वैली की हत्या मदन लाल धिंगरा ने की। फिर है विनायक दामोदर सावरकर। सावरकर का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को इन्होंने गुलामी का उत्सव व देश व जाति के प्रति विद्रोह कहा और इसका विरोध किया। 1906 में सावरकर लंदन चले गए। लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में इन्होंने महापुरुषों की जयंतियां, विचार गोष्ठियां आयोजित कर भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत की। सावरकर ने 1857 ईस्वी की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता युद्ध कहा और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था भारत का स्वतंत्रता संग्राम, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इस पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। यह पुस्तक गुप्त रूप से पीक वीक पेपर्स और स्काउट पेपर्स के नाम से भारत में पहुंची। फिर है नासिक षड्यंत्र केस। जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण ने कर दी। नासिक षड्यंत्र केस कहलाया। नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कुमार, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को फांसी दी गई। तो ये आपको याद रखना है, नासिक षड्यंत्र में किन किन लोगों को फांसी दी गई। अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे, विनायक नारायण देशपांडे। जैक्सन की हत्या के लिए लंदन गुट द्वारा भेजी गई ब्राउनिंग पिस्तौल का प्रयोग किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैक्सन यानी जिला मजिस्ट्रेट की हत्या के लिए कौन सी पिस्तौल का प्रयोग किया गया? ब्राउनिंग पिस्तौल का प्रयोग किया गया। सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर दिसंबर 1910 को अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल में भेज दिया गया। सावरकर को सेलुलर जेल में घोर यातनाएं दी गई। तो सेलुलर जेल आपको याद रखना है, कहाँ पर है? अंडमान द्वीप में। हाल ही में वहाँ पर मोदी जी भी पहुँचे हैं, देश के प्रधानमंत्री। और इन कष्टों से परेशान होकर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिकाएं भेजी। पहली दया याचिका 1910 में, दूसरी 1911 में, तीसरी 1917 में, चौथी 1918 में भेजी गई। और लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी सावरकर को बिना शर्त छोड़ने की मांग की। सावरकर जेल से छूटने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य बनकर कार्य करने लगे। इसके अध्यक्ष भी रहे। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 में। दिल्ली षड्यंत्र केस कब हुआ? 1912 में। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय होर्डिंग पर बम फेंका गया। रास बिहारी बोस भागने में सफल हुए। दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर होर्डिंग बम कांड में अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद, बसंत कुमार को फांसी दी गई। तो इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं।
इनको दिल्ली षड्यंत्र केस में फांसी दी गई। फिर है गद्दर दल। अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र पोर्टलैंड था। अमेरिका में कौन सा क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? पोर्टलैंड। सोन सिंह भाखना के नेतृत्व में अमेरिका के पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई। गद्दर दल का उद्देश्य क्या था? देखो, भारत के लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना। यह संस्था आगे चलकर गद्दर दल के रूप में सामने आई। गद्दर आंदोलन चलाने के लिए 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने गद्दर दल का गठन किया। इसके अध्यक्ष सोन सिंह भाखना को बनाया गया। मंत्री लाला हरदयाल थे। गद्दर पार्टी के अन्य सदस्य कांसीराम, भाई परमानंद, करतार सिंह रावा, रामचंद्र आदि। गद्दर दल के 2 विभाग थे, प्रथम प्रचार विभाग और दूसरा मिलिट्री विभाग था। गद्दर नामक पत्र सैन फ्रांसिस्को से निकाला गया, जो पहले गुरमुखी एवं उर्दू में निकला, बाद में गुजराती, हिंदी में निकलने लगा। इसने पहली बार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली द्वारा भारत को स्वतंत्र कराने की योजना अपनाई। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का मतलब होता है छापामार युद्ध, छद्म युद्ध, अपने जो शत्रु दल है उसमें आतंक फैलाने का कार्य करना। तो ये पहली बार गुरिल्ला युद्ध प्रणाली कब अपनाई गई? ये गद्दर दल के द्वारा 1913 में अपनाई गई। गद्दर दल के नेता रामचंद्र ने कहा, भारत जाओ और देश के कोने कोने में विद्रोह भड़का दो। भारत पहुंचने पर तुम्हें हथियार दे दिए जाएंगे। हथियार न मिल पाए तो राइफल प्राप्त करने के लिए पुलिस चौकियों को लूटो। अपने नेताओं की आज्ञा को बिना किसी झिझक के पालन करो। लाला हरदयाल ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? लाला हरदयाल के द्वारा बर्लिन में। दक्षिण पूर्व एशिया में क्रांतिकारी गतिविधियों को संगठित करने और संचालित करने का कार्य गद्दर पार्टी के भगवान सिंह को सौंपा गया। फिर अति महत्वपूर्ण टॉपिक है कामागाटा मारू प्रकरण 1914। कामागाटा मारू एक जहाज था जिसे हांगकांग से गुरदत्त सिंह ने किराए पर लिया। 376 पंजाबी भारतीय यात्री थे। यह कनाडा के वैंकूवर के तट पर पहुंचा, जहां पर इसको कनाडा सरकार ने उतरने नहीं दिया, और वापस यह कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पर पहुंचा। यहां पर यात्रियों की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें 20 यात्री मारे गए। इस जहाज में गद्दर पार्टी के मुख्य पत्र गद्दर की प्रतियां भी आई थी। फिर है सिंगापुर विद्रोह, जो फरवरी 1915 में हुआ। यह विद्रोह गद्दर पार्टी ने किया। इस कार्य के लिए मूलचंदर को सिंगापुर भेजा गया। यह तय हुआ था कि भारतीय सैनिक विद्रोह कर जर्मन कैदियों को मुक्त कराएंगे। इस प्रकार सिंगापुर में विद्रोह हुआ। फिर है लाहौर सशस्त्र विद्रोह 21 फरवरी 1915 को। यह प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अमेरिकी सरकार ने गद्दर दल के क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया। यह मुकदमा सैन फ्रांसिस्को का प्रथम मुकदमा 20 नवंबर 1917 कहलाया। इन पर आरोप लगाया गया उन्होंने बर्लिन में कमेटी बनाई और जर्मन धन से हथियार खरीदे, लोगों को भर्ती कर भारत भेजा और भारत में क्रांति करने का सुनियोजित प्रयास किया। ये आरोप क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस में लगाया गया। फिर
काबुल में अस्थायी सरकार की स्थापना। जर्मनी की सहायता से महेंद्र प्रताप ने, काबुल में किसने सरकार स्थापित की? महेंद्र प्रताप ने भारत को स्वतंत्र कराने का प्रयास किया और काबुल में दिसंबर 1915 में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। राष्ट्रपति महेंद्र प्रताप एवं प्रधानमंत्री मोहम्मद बरकतुल्ला बनाए गए। ये जो सरकार बनी काबुल में अस्थायी, उसके राष्ट्रपति कौन बने? महेंद्र प्रताप। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? मोहम्मद बरकतुल्ला को बनाया गया। फिर है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, HSRA। इस पार्टी का गठन किया गया। अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारी युवकों का सम्मेलन हुआ। सचिंदर सन्याल के प्रयासों से हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का मतलब HRA। ये जो एस है वो बाद में जोड़ा गया है। सशस्त्र क्रांति के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य को समाप्त करना था इसका उद्देश्य। 1924 में इस दल ने अपना पर्चा रिवॉल्यूशनरी निकाला। बाद में इस दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पड़ जाता है। फिर है काकोरी कांड। ये कांड भी पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, मिलान वाला क्वेश्चन आता है। काकोरी कांड कब हुआ? 9 अगस्त 1925 को। इसमें अंग्रेजों की ट्रेन को क्रांतिकारियों द्वारा लूटा जाता है। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशनलाल तथा राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दी गई। तो काकोरी कांड में किन 4 लोगों को फांसी दी गई? जिसमें एकमात्र एक मुस्लिम भी था, उसका नाम था अशफाक उल्ला खां। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम भगत सिंह के सुझाव पर, किसके सुझाव पर? भगत सिंह के सुझाव पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है, किसके सुझाव पर? भगत सिंह के सुझाव पर। फिर है सैंडर्स की हत्या। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करने वाले पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, अंग्रेज स्कॉट द्वारा इन पर लाठीचार्ज की गई और इनको घायल कर दिया गया। 1 माह बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु ने लाहौर में स्कॉट को मारने का निश्चय किया, किंतु धोखे से उसके सहायक सैंडर्स की हत्या हो गई। सैंडर्स हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया और 23 मार्च 1931 को, कब? 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। केंद्रीय विधानसभा बम कांड। केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल व ट्रेड यूनियन बिल पास हो रहा था। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा के केंद्रीय हॉल में खाली बेंचों पर बम फेंककर इन बिलों के विरुद्ध अपना विरोध जताया। चंद्रशेखर आज़ाद, इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला में हुआ। तो ये इनका जन्म याद रखना है, कब हुआ? 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ। इन्होंने बनारस में रहते हुए असहयोग आंदोलन में भाग लिया। जब मजिस्ट्रेट ने इनसे जानकारी मांगी तब इन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता और निवास कारागार बताया। मजिस्ट्रेट ने इस बालक को 14 बेंत की सज़ा सुनाई। बेंत प्रदेश में इन्होंने
वंदे मातरम के नारे लगाए। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में सुखदेव राज से बातचीत करते समय इन्हें एक भेदिये ने पहचान लिया और पुलिस को सूचित कर दिया। पुलिस अधीक्षक नाट बावर ने इन्हें घेर लिया। इन्होंने बड़ी वीरता से पुलिस का सामना किया। इन्होंने अपने पास आखिरी गोली बची देख अपनी कनपट्टी पर गोली चलाकर मृत्यु को वरण किया। अंग्रेज सरकार आज़ाद को जीवित रहते हुए नहीं पकड़ पाई। तो इनकी मृत्यु कहाँ पर होती है? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ये आपको याद रखना है। फिर है भगत सिंह। इनका जन्म भी तारीख वही 23 तारीख है सितंबर 1907 में। कहाँ पर हुआ? पंजाब में हुआ। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्या देवी था। इनका बचपन का नाम भाग्यवाला था, जिसे भगत सिंह नाम पड़ जाता है इनका। कानपुर में भगत सिंह ने गणेश शंकर विद्यार्थी के समाचार पत्र प्रताप में बलवंत के नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे और भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह एक शारीरिक शिक्षक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह के साथ थे। सैंडर्स को पहली गोली राजगुरु ने मारी थी। सैंडर्स को पहली गोली किसके द्वारा मारी गई? राजगुरु के द्वारा। इसी प्रकार भारत के विभिन्न भागों में अन्य क्रांतिकारी घटनाएं भी हुई, जिनमें बंगाल के मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में पूर्वी बंगाल के चट्टगांव में, ये याद रखना आपको, पूर्वी बंगाल के चट्टगांव का जो आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया? मास्टर सूर्य सेन ने। सशस्त्रागार पर अप्रैल 1930 में क्रांतिकारियों ने हमला किया। इन्होंने शस्त्रागार को लूट लिया। सूर्य सेन पकड़े गए और इन्हें फांसी की सजा दी गई। फिर है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मलाया में की गई। कहाँ पर की गई? जापान में मलाया में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। ये याद रखना है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? कैप्टन मोहन सिंह ने। 1 सितंबर 1942 को भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। इसकी पहली डिवीज़न के गठन के साथ ही नियमित इसकी स्थापना 1 सितंबर 1942 को हो जाती है। इसकी स्थापना कब होती है? 1 सितंबर 1942 को नियमित रूप से स्थापना होती है। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने पूर्व एशिया में भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। यानी आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को किसने सौंपा? रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथ हॉल में अस्थायी भारतीय सरकार की स्थापना की घोषणा की। इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और भाषण में कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग इन्होंने किया। उन्होंने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ पर था? रंगून और सिंगापुर में बनाया गया। गांधी, सुभाष, नेहरू और झांसी रानी की ब्रिगेड है वो बनाई गई। अंडमान और निकोबार टापुओं को अधिकार में लेकर आज़ाद हिंद फौज ने अस्थायी सरकार ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा के ताई होकू हवाई अड्डे से विमान
से जैसे ही रवाना हुए विमान में आग लग गई। जापानी सूत्रों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस को घायल अवस्था में अस्पताल में पहुंचाया गया। शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों एवं कर्नल सहगल पर दिल्ली के लाल किले में मुकदमा चलाया गया। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों एवं सैनिकों को रिहाई के लिए देश में आंदोलन चला। भूला भाई देसाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ये याद रखना है। भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू आदि ने वकील बन करके न्यायालय में इनके मुकदमे की पैरवी की। सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म भी 23 तारीख को होता है जनवरी 1897 ईस्वी में। उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ। इनके पिता श्री जानकी दास, माता प्रभावती देवी, और 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। राजनीतिक इनके गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देश बंधु चित्तरंजन दास। कलकत्ता में निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई? मई 1939 में। जर्मनी में सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर से मुलाकात की। जर्मनी में इन्हें नेताजी कह करके पुकारा गया। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंचे। आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली। जापानी सूत्रों के अनुसार वायुयान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है, जिसमें जांच चल रही है और जांच के लिए आयोग गठित किए गए हैं। इन आयोगों के नाम आपको याद रखने हैं: शाह नवाज आयोग, खोसला आयोग और मुखर्जी आयोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है राजनीतिक आंदोलन 1885 से 1907 ईस्वी तक। राजनीतिक आंदोलन क्यों हुए? यानी राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसका विकास हुआ। राष्ट्रवाद या अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना के उदय के क्या कारण थे? तो भारतीय लोगों में राष्ट्रीयता की भावना क्यों पैदा हुई? इसके कारण थे अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक नीति। उन्होंने विभिन्न प्रकार के भूमि कर लगान लगाए और अधिक राशि वसूली। जंगल के कानून अधिकार पारित कर चारागाहों एवं जंगल की भूमि के उपयोग करने के अधिकार छीन लिए गए। ब्रिटेन के व्यापारियों के हित में भारतीय उद्योग धंधों को भी नष्ट किया जाने लगा। भारतीय हस्तकार व शिल्पी बर्बाद होने लगे। ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने चाय बागान, कोयला खानों, रेलवे, बैंकों आदि में अपनी पूंजी लगाई। स्वदेशी उद्योगों के पतन से भारत की गरीबी में वृद्धि हुई। मजदूर, पूंजीपति, व्यापारी, बुद्धिजीवी, मध्यम वर्ग आदि ने राष्ट्रीय चेतना में जागृति की। प्रशासनिक एकीकरण। अंग्रेजी सरकार ने अपने हितों के लिए एक समान कानून और एक प्रकार की न्याय व्यवस्था स्थापित की, जिससे एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था से भारतीय लोगों में पारस्परिक संपर्क बढ़ा। इसके परिणामस्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। फिर है यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। डाक, तार आदि संचार के साधनों का विकास हुआ, जिससे विचारों को आदान प्रदान कर सकते थे। प्रेस एवं साहित्य की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। अंग्रेजों के दुर्व्यवहार, भारतीयों के साथ जातीय भेदभाव आदि समाचार मुख्य रूप से समाचार पत्रों में छपने लगे। इन समाचार पत्रों में मुख्य जो समाचार पत्र थे, संवाद कौमुदी, सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट और अमृत बाजार पत्रिका। आधुनिक हिंदी के पिता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने
1876 में भारत दुर्दशा नामक नाटक अंग्रेजी शासन में भारत की दुर्दशा का वर्णन किया। तो भारत दुर्दशा नाटक किसके द्वारा लिखा गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। फिर है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। जातीय भेदभाव, अंग्रेज लोग जातीय भेदभाव करते थे। रेल के एक ही डिब्बे में अंग्रेज भारतीयों को अपने साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं देते थे। भारतीय यूरोपीय लोगों के क्लब में नहीं जा सके। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा ने भी योगदान दिया, जिससे लोगों ने अंग्रेजी का अध्ययन करके मैजिनी, गैरीबाल्डी जैसे नेताओं के कार्यों से प्रभावित हुए, बर्क मिल आदि के विचारों से परिचित हुए और एक मजबूत एवं एकताबद्ध भारत बनाने का प्रयास करने लगे। फिर है लॉर्ड लिटन की नीति। लॉर्ड लिटन की नीति भी शोषणकारी नीति थी, जिससे भारतीयों में असंतोष की भावना बढ़ गई। 1877 ईस्वी में भयंकर अकाल के समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में सशस्त्र एक्ट द्वारा भारतीयों को शस्त्र रखने पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया। फिर है इल्बर्ट बिल विवाद। लॉर्ड रिपन के समय में 1883 ईस्वी में परिषद के विधि सदस्य पीसी इल्बर्ट ने एक विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे इल्बर्ट बिल कहा गया। इस प्रस्ताव में भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियनों के मुकदमों का निर्णय का अधिकार दिए जाने का प्रावधान किया गया, किंतु यूरोपियनों के विरोध के कारण यह बिल पारित नहीं हो सका। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में कलकत्ता में हुई। यह मूलतः जमींदार वर्ग का संगठन है। भारत का पहला राजनीतिक संगठन। इसके प्रमुख सदस्यों में प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव आदि थे। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई। कहाँ पर? कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष जॉर्ज थॉमसन और सचिव प्यारी चंद्र मित्तर थे। सचिव कौन थे? प्यारी चंद्र मित्तर। फिर है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। नाम देखो इसमें ब्रिटिश शब्द, क्योंकि ब्रिटिश के अधीन था उसमें भारत। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में अध्यक्ष राधाकांत देव और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई। तो ये आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना लंदन में की गई। 1 दिसंबर 1866 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसका उद्देश्य था उचित उपायों द्वारा भारत की भलाई करना। दादा भाई नौरोजी भारत के पहले आर्थिक विचारक थे। दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको भारत के धन के निष्कासन किस प्रकार इंग्लैंड में हुआ, इन्हें भारत का पितामह ग्रैंड ओल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष रहे। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने? 3 बार अध्यक्ष बने। फिर है पुनः सार्वजनिक सभा। 2 अप्रैल 1870 को इसकी स्थापना हुई। संस्थापक है गणेश वासुदेव जोशी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। फिर है इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई। फिर है इंडियन एसोसिएशन। कलकत्ता में 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी
और आनंद मोहन बोस ने इसकी स्थापना की। इंडियन एसोसिएशन के जो उद्देश्य थे वो थे देश में एक सशक्त राष्ट्रीय जनमत के निर्माण के लिए प्रयत्न करना, सभी भारतीयों को सामूहिक राष्ट्रीय भावना और राजनीतिक हितों के आधार पर एक करने का प्रयत्न करना। इस संगठन ने वायसराय लिटन द्वारा सिविल सेवा की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किए जाने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, शस्त्र कानून 1878 बनाए जाने के विरुद्ध आंदोलन किया। मद्रास महाजन सभा 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष पी रंगिया नायडू और सचिव वी राघवाचारी तथा आनंद चार्लू थे। ये याद रखना है, आनंद चार्लू। मद्रास महाजन सभा के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पी रंगिया नायडू और सचिव राघवाचारी तथा आनंद चार्लू थे। मद्रास महाजन सभा ने विधान परिषदों में सुधार, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पृथक्करण, सरकारी ढांचे में परिवर्तन, किसानों की समस्याओं आदि पर अपने विचार विमर्श रखे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई और बम्बई के नागरिकों की एक सभा जमरोद जीजाबाई की अध्यक्षता में बुलाई गई। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस है, जिसमें 1883 ईस्वी में रामतनु लाहिड़ी की अध्यक्षता में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में सिविल सर्विस की परीक्षा भारत में लिए जाने एवं इसमें बैठने की आयु सीमा बढ़ाने, भारत के प्रतिनिधित्व विधानसभाओं की स्थापना करने संबंधी चर्चा हुई। द्वितीय इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में रखा गया 25 से 27 दिसंबर को। इसमें हयूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का सम्मेलन बम्बई में रखा था। इस कारण सुरेंद्र नाथ बनर्जी बम्बई 28-30 दिसंबर कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित नहीं हो सके। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में शामिल हुए? तो सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य, कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या है? हयूम ने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखकर भारतीय जनता का एक राजनीतिक संगठन बनाने की अपील की। मई 1885 में हयूम ने वायसराय डफरिन से शिमला में बातचीत की। डफरिन ने कांग्रेस की स्थापना के पहले सलाह लेकर समर्थन प्राप्त किया। जुलाई 1885 में हयूम इंडियन नेशनल यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में ब्रिटेन गए और राजनेताओं से बातचीत की। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व इसका नाम देखो क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन रखना तय हुआ। अवकाश प्राप्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन हयूम द्वारा उदारवादी बुद्धिजीवियों के सहयोग से दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन पूना में आयोजित किया जाना था, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आरएस मेन में भी इसको पूछा गया है, कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन पूना से बम्बई में क्यों रखा गया? तो पूना में हैजा फैलने के कारण कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के ग्वालिया टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में रखा गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। इस सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंडियन नेशनल यूनियन के स्थान पर इसका नाम अब क्या रख दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया। कांग्रेस शब्द अमेरिका के इतिहास से लिया गया, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में सम्मिलित होने वाले प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज साहब मेहता, काशीनाथ तेलंग, दिनेश वाचा आदि। कांग्रेस के उद्देश्य
कांग्रेस के प्रमुख 4 उद्देश्य देखो। देश हित के लिए कार्य करने वाले विभिन्न भागों के भारतीयों के बीच व्यक्तिगत संपर्क एवं मित्रता स्थापित करना, देश प्रेमियों के बीच जाति धर्म प्रांतीय विद्वेष को मिटाना और राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना और दृढ़ करना, महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर भारत के शिक्षित वर्ग के महत्व को व्यक्त करना, उन नीतियों एवं उपायों को निर्धारित करना जो आगे के वर्ष में सार्वजनिक हित के लिए राजनीतिज्ञों के लिए आवश्यक हो। कांग्रेस के प्रतिवर्ष दिसंबर में देश के विभिन्न स्थानों पर अपने अधिवेशन होने लगे। कलकत्ता में हुए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई। तो दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में 1886 में, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मद्रास में 1887 में तीसरा अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब जी। और 1888 में चौथे कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो एक अंग्रेज अध्यक्ष थे, जॉर्ज यूल। कौन थे? जॉर्ज यूल। ये कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे या पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1889 ईस्वी में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में अध्यक्ष विलियम बेडनबर्ग बने। फिर है उदारवादी युग 1885 से 1905 ईस्वी तक। उदारवादी युग का अर्थ है यहाँ इसमें जो नेता थे वो उदारवादी थे, सुधारवादी थे, उग्रवादी नहीं थे। जिसमें उदारवादी नेताओं के नाम देखो, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और फिरोज शाह मेहता थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1892 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतीय विधायी परिषदों में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। एक प्रकार के अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की व्यवस्था की गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश सरकार की कांग्रेस के प्रति नीति। 1900 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने भारत सचिव को लिखा, कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु का सहायक बनूं। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। सर सैयद अहमद खान ने यूनाइटेड पैट्रियाटिक एसोसिएशन नामक संगठन के माध्यम से कांग्रेस विरोधी लोगों को एक मंच पर लाकर ब्रिटिश सरकार के पक्ष में खड़ा किया। फिर है बंगाल विभाजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बंगाल विभाजन कब किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय में। और 1905 में बंगाल को विभाजित कर दिया गया। बंगाल का विभाजन कब कर दिया गया? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वर्तमान बांग्लादेश क्षेत्र इसमें सम्मिलित हुए और क्षेत्रफल और 1,89,000 वर्ग मील तथा जनसंख्या 8 करोड़ थी। इसके उद्देश्य देखो, बंगाल विभाजन क्यों किया गया? बंगाल राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। अंग्रेज बंगाल में राष्ट्रवाद के प्रसार को रोकना चाहते थे। बंगाल संपूर्ण देश के राजनीतिक आंदोलन का केंद्र बनता जा रहा था। अंग्रेजों ने यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति को अपनाते हुए हिंदू व मुस्लिम के बीच वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया। भारत सरकार के गृह सचिव रिसले ने लिखा है कि एकजुट बंगाल अपने आप में एक शक्ति है। बंगाल अगर विभाजित हो तो सभी भागों की दिशाएं अलग अलग होगी। सरकार ने अपनी बंग भंग योजना 19 जुलाई 1905 को आमजन के समक्ष प्रस्तुत की। 16 अक्टूबर 1905 को यह योजना लागू हुई। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। मुस्लिम बहुल पूर्व बंगाल का गठन हुआ। इसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। बंग भंग विरोधी आंदोलन। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को
आरंभ हुआ। विभाजन का विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आरंभ हुआ। विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 16 अक्टूबर को राखी दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला बड़े जोश से गाया। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। अंततः सरकार ने 1911 ईस्वी में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स। इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।